नमस्कार, न्यूज हेडक्वार्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। अगले आधे घंटे हम आपके सामने देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरें रखेंगे और ये सभी खबरें 1 मिनट के भीतर होंगी। पहली खबर से शुरुआत कर देते हैं। राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान सत्ता और विपक्ष के बीच कई बार तनातनी जैसे हालात बनते दिखे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि बातचीत का रुख दूसरी तरफ मुड़ गया। दरअसल कांग्रेस के सांसद सैयद नसीर हुसैन ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल से लोगों को गुमराह किया जा रहा है। बार बार ये कहा जा रहा, आज भी ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड कोई भी जमीन को अपनी जमीन डिक्लेयर कर सकती है। क्या हिंदुस्तान में लॉ नहीं है? क्या रेवेन्यू रूल्स नहीं है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसका विरोध किया और कहा कि कांग्रेस सांसद गलत जानकारी दे रहे हैं। तो जो ट्रिब्यूनल का फैसला होता है वो फाइनल होने के चांसेस 99% हो जाते हैं। जिनकी भूमि है इसका अधिकार जाता रहता है। मान्यवर एक गलतफहमी फैला रहे। अमित शाह बोल ही रहे थे कि उधर से मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हो गए। बोले किसी को बोलने से ना रोके, सब तैयारी करके आते हैं। वो जो उन्होंने तैयारी करके लाए हैं, उन्होंने भी पढ़ के आए, वो तो कोई ऐसे वैसे बात नहीं कर रहे हैं। इसके ऊपर गंभीरता से अध्ययन करके वो आए हैं। लोकसभा में पास हो चुका वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा में अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने पेश किया। उन्होंने एक बार फिर से भरोसा दिलाने की कोशिश की कि बिल किसी की भी धार्मिक भावना को चोट पहुंचाने के लिए नहीं लाया गया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल के जरिए गरीब मुसलमानों को इंसाफ दिलाने की कोशिश की जा रही है। रिजिजू ने कहा कि जो नहीं कर सके वो करने की हिम्मत हमने दिखाई है। हमारा टारगेट जो है बहुत ही क्लियर है। ऐसे आप आर्बिट्ररी नहीं कर सकते है। साथ साथ सेक्शन 40 में वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन को अगर क्लेम करता है तो सीधा वक्फ बोर्ड डिक्लेयर किया जाता था, उसको हमने हटा दिया है। विपक्ष की तरफ से सरकार को जवाब देते हुए कांग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैन ने कहा कि इस बिल के जरिए बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहती है। फिर ये बिल इनको 2024 में इनको याद आ गया, वक्फ बोर्ड ड्रैकोनियन लॉ है, कम्युनिटी को अपील कर रहे हैं। 2024 में याद आया। क्यों 2024 में याद आया? सरकार ये बात साफ कर चुकी है, कानून सिर्फ वक्फ की संपत्ति का मैनेजमेंट दुरुस्त करने के लिए बनाया जा रहा है। और अब बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड की तुलना जमीन माफिया से कर दी है। सीएम योगी ने कहा कि सार्वजनिक और ऐतिहासिक स्थलों पर मनमाना दावा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रभु श्री राम के सखा भगवान निषादराज के जन्मोत्सव पर श्रृंगवेरपुर पहुंचे सीएम योगी ने प्रभु श्री राम और राजा निषाद से जुड़ी कथाओं और एक जिला एक उत्पाद पर आधारित प्रदर्शनी की शुरुआत की। इलाके को 579 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात भी दी। जनसभा में वक्फ बोर्ड पर ताबड़तोड़ हमले करने से भी योगी आदित्यनाथ नहीं चूके। हम कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे, उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? सीएम योगी ने वक्फ बिल लाने के लिए पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार भी जताया। इस कार्यक्रम में एक बच्चे ने मंच पर खड़े होकर सीएम योगी को शिव तांडव स्तोत्र सुनाया। सीएम योगी ने बच्चे को प्यार से चॉकलेट देकर विदा किया। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर मोदी सरकार का रुख एकदम साफ है। ये बिल जल्द ही कानून बन सकता है। सरकार कह रही है कि इससे वक्फ संपत्तियों के मैनेजमेंट में ज्यादा पारदर्शिता आएगी। लेकिन मुसलमानों का बड़ा वर्ग इसे मजहब से जुड़े काम में दखलंदाजी के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहा है। पर सबसे बड़ी बात वक्फ की संपत्ति की है, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी वक्फ होल्डिंग भारत में ही है। सशस्त्र बलों और रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा जमीन है। वक्फ बोर्ड के पास 8.7 लाख प्रॉपर्टी है, जो 9.4 लाख एकड़ में फैली है। वक्फ की कुल संपत्ति का 17% कब्रिस्तान की जमीन है और 14% प्रॉपर्टी पर मस्जिदें बनी हैं। वक्फ की कुल संपत्ति की अनुमानित कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपए बताई जा रही है। अगर वक्फ की इन संपत्तियों के मैनेजमेंट के तौर तरीके में तब्दीली आए तो इनसे सालाना 12,000 करोड़ की आमदनी हो सकती है। लेकिन फिलहाल वक्फ कानून बना तो इसका सबसे ज्यादा असर यूपी में दिखेगा।
वक्फ की 27% प्रॉपर्टी सिर्फ उत्तर प्रदेश में है। हालांकि मुश्किल ये है कि इनमें से 98% राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं है, इसलिए इनके स्वामित्व पर सवाल उठ सकते हैं, जिस पर शुरुआती फैसले में कलेक्टर की बड़ी भूमिका होगी। अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिन के थाईलैंड दौरे की। प्रधानमंत्री शुक्रवार यानी कल छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में शिरकत करने वाले हैं। उससे पहले पीएम मोदी ने बैंकॉक में थाईलैंड के प्रधानमंत्री पी शिनावात्रा के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत की। इनमें दोनों देशों के साझा हितों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री का विमान बैंकॉक पहुंचा तो एयरपोर्ट पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बाहर बेसब्री से इंतजार कर रहे भारतीय समुदाय को देखकर लगा जैसे एयरपोर्ट पर नन्हा हिंदुस्तान उतर आया हो। भारतीय समुदाय ने पारंपरिक डांस भी पेश किया। सिख समुदाय ने पीएम मोदी को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का स्मृति चिन्ह भेंट किया, तो जैन समुदाय ने नवजार मंत्र से मंगल कामना की। बैंकॉक में प्रधानमंत्री के स्वागत में भारतीय संस्कृति जैसे जीवंत हो उठी। प्रधानमंत्री ने इस्कॉन समुदाय से गीता ग्रहण की और रामायण से जुड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखा। पिछले 5 दिनों से राजस्थान के देसूरी और रणकपुर जंगल में लगी आग बेकाबू हो चुकी है। आग बुझाने की तमाम कोशिशें नाकाम नजर आ रही हैं। राजस्थान में गर्मी की आमद से पहले बड़ी तबाही मची है। ऐसा पहली बार हुआ है जब आग बुझाने के लिए पूरी टीम 5 दिन से कोशिश कर रही है और आग की लपटें बेलगाम होती जा रही हैं। पाली जिले के देसूरी और रणकपुर का जंगल वन्य जीव अभयारण्य है। यहाँ वन्य जीवों की जान खतरे में है। अब तक आग ने 500 हेक्टेयर जमीन खाक कर दी है। दुर्गम पहाड़ियों पर लगी आग को बुझाने के लिए 15 सदस्यीय टीम लगी है। तेज हवाओं की वजह से फायर फाइटर्स की मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। बताया जा रहा है कि वन विभाग के पास आधुनिक संसाधनों की कमी है, जिसकी वजह से आग बुझाने में दुश्वारियां हो रही हैं। पाली के इन जंगलों में आग कैसे लगी, अभी इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि ग्रामीणों ने दावा किया है कि बांस के पेड़ के आपस में टकराने से निकली चिंगारी ने ये तबाही मचाई है। वन्य जीवों को बचाने और आग को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर संसाधन के साथ हेलीकॉप्टर और अतिरिक्त दमकल टीमों की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि अभी तक इस तरह के इंतजाम की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। अब बात राजस्थान के बीकानेर की, जहां चैत्र मास की तीज यानी गणगौर तीज पर भक्तों ने अनमोल गहनों से सजी माता पार्वती की 150 साल पुरानी मूर्ति के दर्शन किए और पूजन किया। सिर से पैर तक सोने चांदी से जड़े हीरे जवाहरात वाले गहनों से सजी देवी गणगौर की मूर्ति निकली तो दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। महिलाओं ने मां गणगौर की आराधना की और नाच गाकर देवी से संतान प्राप्ति की मन्नत मांगी। मूर्ति भक्तों के बीच थी। दर्शन पूजन में किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं थी, लेकिन पुलिस पूरी तरह मुस्तैद थी। कड़ी सुरक्षा के बीच भक्त आते रहे और देवी दर्शन करके लौटते रहे। करोड़ों के गहने वाली ये मूर्ति पूरे साल पुलिस के खास पहरे में रहती है। सिर्फ चैत्र नवरात्रि के दौरान 2 दिन के लिए इसे खुले चौक में भक्तों के दर्शन के लिए रखा जाता है। बताते हैं कि 150 साल पहले सेठ चांदमल डड्डा नाम के जेवरात के कारोबारी ने इस गणगौर की स्थापना की थी। इसे आज भी चांदमल टड्डा की गणगौर के नाम से ही जाना जाता है। दिल्ली के अंबेडकर नगर इलाके में चलती हुई कार में अचानक आग लग गई। राहत की बात यह रही कि कार चालक समय रहते कार से बाहर निकल आया। यह हादसा बुधवार रात खानपुर से चिराग दिल्ली रोड पर हुआ। कार थोड़ी ही देर में पूरी तरह लपटों में घिरी थी। थोड़ी ही देर में कार में एक धमाका भी हुआ, जिससे आसपास से गुजर रहे लोग दहशत में आ गए। रात करीब 9 बजे पुलिस को घटना की सूचना मिली। इसके बाद पुलिस और दमकल विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और कार में लगी आग पर काबू पाने में जुट गई। कार में आग लगने का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आग कितनी भयानक रूप से फैल रही है। इससे पहले कि आग बुझती, कार पूरी तरह कबाड़ में तब्दील हो चुकी थी। ये कार जामिया नगर के रहने वाले शकील अहमद चला रहे थे। उन्होंने पुलिस को बताया कि कार चलाने के दौरान ही अचानक आग लग गई। जैसे ही उन्हें आग लगने का एहसास हुआ, उन्होंने तुरंत गाड़ी रोककर बाहर छलांग लगा दी। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होगी। पुलिस इसकी जांच कर रही है। घटना के चलते सड़क पर कुछ देर के लिए यातायात जरूर प्रभावित रहा।
मध्य प्रदेश के भिंड में कपड़े की एक दुकान में भीषण आग लग गई। आग से बाजार में अफरा तफरी मच गई। भिंड के हाउसिंग कॉलोनी इलाके में आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि दूसरे दमकल केंद्रों से भी गाड़ियां बुलानी पड़ी। 3 मंजिला बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर की दुकान में लगी आग देखते ही देखते ऊपरी मंजिलों तक फैल गई। पास की दुकानों को भी अपनी चपेट में आग ने लेना शुरू कर दिया। आग को फैलता देख लोग दहशत में आ गए। आग लगने के बाद भी कम से कम 4 घंटे हो गए, कोई गाड़ी नहीं आई। पानी भर के जाती है, घंटा बाद आ रही है। दमकल की गाड़ियों के साथ साथ स्थानीय लोग भी पानी डालकर आग बुझाने में जुट गए। ऐसा नहीं है, गाड़ियाँ भर के आई हैं और गाड़ियों में कैपेसिटी होती है, छोटी गाड़ियों बड़ी गाड़ी टैंक के हिसाब से उसमें पानी होता है। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका जताई जा रही है। राजस्थान के सीकर में पुलिस टीम पर हमला करने वाले आरोपियों का जुलूस निकाला गया। स्थानीय लोग पुलिस की इस कार्रवाई से बहुत खुश हैं। पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों का उसी जगह जुलूस निकाला जहां उन्होंने पुलिस कर्मियों पर हमला किया था। इस दौरान स्थानीय लोगों ने पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाकर पुलिस की कार्रवाई का समर्थन किया। सीकर के अजीतगढ़ में पुलिस की टीम मंगलवार रात एक आरोपी को पकड़ने गई थी, लेकिन लाठी डंडों से लैस गांव वालों ने पुलिस की टीम पर हमला बोल दिया। चारों तरफ से घिरी पुलिस पर महिलाओं तक ने छतों से पत्थर बरसाए। इस हमले में अजीतगढ़ और खंडेला थानों के एसएचओ समेत 11 पुलिस वाले घायल हो गए। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पुलिसकर्मी ग्रामीणों के चंगुल से छूटकर गाड़ी में बैठकर भागते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस पर हमले की सूचना मिलते ही सीकर के एसपी मौके पर पहुंचे और मोर्चा संभाल लिया। 12 घंटे के भीतर 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले को लेकर प्रशासन ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। अब बात कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। ट्रंप प्रशासन ने भारत से अमेरिका को निर्यात होने वाले सामान और सेवाओं पर 26% का टैरिफ लाद दिया है। इसके बाद से ही भारत की अर्थव्यवस्था पर इसके असर को लेकर तरह तरह की बातें कहीं सुनी जा रही हैं। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड के जानकारों का दावा है कि 26% का ये टैरिफ भारत के लिए आपदा में अवसर साबित हो सकता है। भारत ने 2024 में अमेरिका को $60 अरब का एक्सपोर्ट किया और $35 अरब का इंपोर्ट किया। इस तरह $25 अरब की एक्स्ट्रा कमाई की। इन नए टैरिफ के चलते अमेरिका को हमारा एक्सपोर्ट अगर आधा भी रहा तो $12 अरब का नुकसान होगा। लेकिन इसका फायदा ये होगा कि भारत में माल सरप्लस होगा, जिसकी वजह से कीमत घटेगी और बिक्री बढ़ेगी। इससे प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलेगा और ट्रंप के टैरिफ के जवाब में अगर हम भी अमेरिकी सामान का इंपोर्ट घटाकर खुद ही प्रोडक्शन पर जोर दें तो अपने देश में बनी चीजें सस्ती मिलेंगी। इसके अलावा चीन पर ट्रंप ने हमसे 20% ज्यादा टैरिफ लगाया है। जाहिर है अमेरिका को चीन से माल की सप्लाई में कमी आ सकती है। भारत इसका फायदा उठा सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ अटैक से कोई भी बचा नहीं है। अमेरिका के सबसे करीबी दोस्त इजराइल को उम्मीद थी कि वो टैरिफ अटैक से बच जाएगा, लेकिन ट्रंप ने उस पर भी 17% टैरिफ ठोक दिया है। और तो और दुनिया के दूर दराज के कोने में बसे इलाके भी ट्रंप के टैरिफ अटैक से नहीं बच सके। जिन इलाकों में दूर दूर तक आबादी नहीं है उन पर भी टैरिफ लगा दिया गया है। हर्ड और मैकडोनाल्ड आइलैंड ऐसे ही इलाकों में शामिल हैं। बर्फ से ढके अंटार्कटिका के इन 2 द्वीपों पर सिर्फ ग्लेशियर, पेंगुइन और सील नजर आते हैं। अमेरिकी सरकार ने इन पर 10% टैक्स लगा दिया है। ऑस्ट्रेलिया से करीब 4000 किलोमीटर दूर इन दोनों द्वीपों को ऑस्ट्रेलिया का बाहरी इलाका माना जाता है। इन पर पेंगुइन और प्रवासी पक्षियों का ही राज चलता है। फिर भी किसी ने अगर जाने की ठान ही ली तो पर्थ से वोट के जरिए वहां तक का सफर तय करने में 2 हफ्ते का समय लगता है। इन पर टैरिफ लगाए जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बानीज ने तंज करते हुए कहा कि दुनिया में कोई जगह सुरक्षित नहीं है। वैसे ट्रंप ने ब्रिटेन को भी नहीं बख्शा। 3200 इंसान और लगभग 10 लाख पेंगुइन की आबादी वाले फॉकलैंड आइलैंड पर भी 41% के टैरिफ को ठोका है। अब बात यूपी के चंदौली स्थित डीडीओ स्टेशन की। यहाँ पर आरपीएफ का जवान एक महिला यात्री के लिए देवदूत बनकर आया। उसने महिला यात्री को मौत के मुंह से बाहर खींच लिया।
महिला चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी। इस दौरान वो लड़खड़ाकर ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच बने गैप में गिरने लगी। तभी ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ जवान शिव कुमार शर्मा की नजर उस पर पड़ी। उन्होंने चीते की फुर्ती दिखाते हुए महिला को खींचकर गैप से बाहर निकाल लिया। डीडीओ स्टेशन से जोगबनी आनंद विहार एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय पर चल दी। ट्रेन के चलते ही कई यात्री ट्रेन में चढ़ गए। एक 40 वर्षीय महिला भी अकबरपुर जाने के लिए चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो गिर गई। हालांकि उसने ट्रेन को कसकर पकड़ा हुआ था, जिससे वो प्लेटफॉर्म पर घिसटती जा रही थी। आरपीएफ जवान की वजह से उसकी जान बच गई। महिला यात्री को किसी प्रकार की चोट नहीं आई है। उसे दूसरी ट्रेन से अकबरपुर के लिए रवाना कर दिया गया। महिला यात्री और उसके परिवार वाले आरपीएफ जवान की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। दिल्ली में गर्मी की तपिश बढ़ने से पहले ही सरकार पानी की आपूर्ति को लेकर सजग हो गई है। आज मंत्री प्रवेश वर्मा वजीराबाद बैराज पहुंचे और प्लांट का जायजा लिया। वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण करने पहुंचे मंत्री प्रवेश वर्मा ने वहां का पानी भी चखा और बताया कि पानी बिल्कुल साफ और पीने लायक है। जल मंत्री वर्मा के साथ पूरा सरकारी अमला भी था, जिसने बैराज का जायजा लिया। प्रवेश वर्मा ने कहा कि यमुना में गाद होने की वजह से वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अपनी आधी क्षमता से काम कर रहा है। ऐसे में नदी से सिल्ट निकालने का काम जल्द शुरू किया जाएगा। मैं देखने आया था कि दिल्ली के लोग कैसा पानी पी रहे हैं, हमारे प्लांट कैसे काम कर रहे हैं, वहाँ पे मेंटेनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा, वहाँ पे फिल्ट्रेशन की क्वालिटी कैसी है, तो वो हमने देखा और मैंने पानी पीकर देखा। मंत्री प्रवेश वर्मा इससे पहले भी यमुना का कई बार जायजा ले चुके हैं। नई सरकार में प्रवेश वर्मा को जल विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में यमुना की साफ सफाई और साथ ही साथ पूरी दिल्ली में पीने के पानी की आपूर्ति का जिम्मा प्रवेश वर्मा पे है। अमोनिया बढ़ने की वजह से वजीराबाद प्लांट कई बार बंद भी रहा है, जहां से दिल्ली वासियों को 220 MGD पानी की सप्लाई होती है। सऊदी अरब के रियाद में रूस और यूक्रेन जंग रोकने की कवायद की गई, लेकिन अभी भी पुतिन और जेलेंस्की अपनी शर्तों पर अड़े हुए। इस बीच नाटो देश की चिंताएं बढ़ रही हैं और वो लगातार सैन्य अभ्यास में जुटे हुए हैं। यूक्रेन के जंगी मैदान में रूस के खिलाफ युद्ध फिलहाल ठहराव की स्थिति में है, जहां किसी को कोई निर्णायक बढ़त नहीं मिली है, लेकिन भविष्य में क्या होगा किसी को नहीं पता। यही वजह है कि नाटो देश की चिंता बरकरार है और इसी चिंता का नतीजा है कि नीदरलैंड और जर्मनी मिलकर सैन्य अभ्यास में जुटे हैं। जर्मनी के एल्बे नदी के किनारे दोनों देशों की सेनाओं ने ड्रिल की। नीदरलैंड के इन्फेंट्री बटालियन के 4000 से ज़्यादा सैनिक जल मार्ग पर अपनी पकड़ बनाने का प्रशिक्षण लेते नजर आए। दरअसल ये युद्ध सिर्फ यूक्रेन और रूस की हार जीत का युद्ध न होकर अब वैश्विक शक्ति संतुलन और ऊर्जा सुरक्षा के लिए खास हो चुका है। ऐसे में अमेरिका का शांति प्रयास अभी भी पूरी तरह जमीन पर नहीं उतर पाया है। इस जंग में नीदरलैंड यूक्रेन को अब तक एंटी टैंक हथियार, स्टिंगर मिसाइल सिस्टम और बख्तरबंद वाहन दे चुका है। खुद जर्मनी यूक्रेन को भारी हथियारों की आपूर्ति के साथ गेपर्ड एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम और तोप और एयर डिफेंस सिस्टम की मदद कर चुका है।